बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास मेट्रिक, सिंटेक्स बुक बोर्ड जाम शुरू। इंडेक्स पेज। इस स्लाइड में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं चैप्टर नंबर 4 के फोर्स। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा फोर्स। सेकंड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, एंड वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। फोर्स, ताकत। असल में फोर्स ताकत इस एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके मोशन को या आपके रेस्ट को, जो आपकी एक स्टेट को चेंज करता है कि आप एक स्टेट ऑफ रेस्ट में हैं तो आपको मोशन में लेकर आता है, या स्टेट ऑफ मोशन में है तो आपको रेस्ट में लेकर आता है, जो भी इसके चेंजेस करता है। अब जिस तरह हम एग्जांपल्स चेक करें, यहाँ पर एक लड़का घास काट रहा है, तो जो मशीन है वो एक्चुअली एक उसको अगर मोशन में लाना चाहता है तो उसको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, बैक से उसको पुश करना पड़ेगा, तो इससे ये मशीन स्टेशनरी लॉन मूवर तो ये मूव करेगा। अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो मूव नहीं करेगा। अनटिल और अनलेस, जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी काम नहीं होगा। और इसकी तरह बाइक साइकिल वाला है, ये साइकिल चलाने के लिए इसको पेडल्स पे फोर्स लगाने पड़ते हैं। एक बॉल है, बॉल को आप अगर किक करते हैं तो एक फोर्स से ये ट्रैवल करेगा। और हाँ, गोलकीपर जिस तरह बॉल्स को रोकता है, बॉल्स को रोकने के लिए भी उसको एक फोर्स चाहिए। और फिर एक बेकरी आइटम्स बना रहा है, तो आइटम्स बनाने के लिए भी जो उसके ऊपर रोलर घुमाएगा तो उसके लिए भी उसको फोर्स चाहिए। तो हमने एक बात सीखी कि कुछ फोर्स जो है, फोर्स कुछ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल और सूरत भी चेंज कर सकते। जिस तरह इधर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं बॉल की जो असल सूरत है वो कुछ इस तरह है, लेकिन जब हम इसको दबाते हैं, स्क्विश करते हैं, तो वो कुछ ओवल शेप जैसी होती है। उसी जगह पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हमने खिंचाव नहीं किया हुआ एक अपनी नॉर्मल पोजीशन में तो वो कुछ इस तरह है, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। So basically, force is an agent which tends to change your state from rest to motion or from motion to rest. And also, force can also distort or tends to distort the shape of a body to which it is applied. Then our topic is Newton's law of motion. एक्चुअली मोशन हो रहे थे, बॉडीज मोशन कर रही थी, लेकिन साइंटिस्ट के लिए एक बात मुश्किल थी कि वो किस तरह जज कर सकेंगे बॉडी मोशन किस तरह करेगी या वो किस तरह कर रही है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, जिसने डिस्कवर किया या जिसने एक थ्योरी दी, एक बात कही कि बॉडी एक एक बॉडी मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक फोर्स अलग से अप्लाई की जाए, तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। उसके बाद न्यूटन ने 1687 में एक बुक दी, द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी। उसके अंदर उसने अपने 3 लॉज मेंशन किए जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, बेसिकली इस लॉ की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी है वो तब तक रेस्ट की पोजीशन पे बैठी रहेगी या रेस्ट की पोजीशन में होगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। और एक बॉडी जब तक मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। जैसे फॉर इंस्टेंस, एक किताब है जो टेबल पर पड़ी हुई है, वो टेबल पर ही पड़ी रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। उसी जगह पर एक बॉल है जिसको आपने किक किया है, जिस तरह बास्केटबॉल इधर एग्जांपल में शो किया गया है, ये बॉल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दे रोकने की। जिस तरह बॉल फर्स्टली एक स्टेशनरी पोजीशन होता है, जिसके बाद एक प्लेयर आकर उसको किक मारता है, किक मारने के बाद बॉल, किक मारने से पहले वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है। तो जब एक प्लेयर आकर अपनी फोर्स अप्लाई करता है बॉल पर, तो बॉल एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, वो एक मोशन की सूरत में आता है। फिर उसके मोशन को रोकने के लिए एक नेट लगी होती है जिसमें जाकर लगकर वो अपनी मोशन से रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता है। और हाँ,
बॉडी के अंदर एक इनर्शिया होता है, एक स्ट्रेंथ होती है कि जो उसके मोशन को या उसकी स्टेट को चेंज होने से रोकती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप स्टेट ऑफ मोशन में हैं तो वो आपको रेस्ट पर जाने से रोकती है, और अगर आप स्टेट ऑफ रेस्ट पर हैं तो वो मोशन पर जाने से रोकती है। तो फाइनली जो हमने फर्स्ट लॉ के अंदर डिस्कस किया या समझा, वो न्यूटन्स का लॉ ये कहता है कि एवरी बॉडी, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or motion in a straight line unless it is acted by an external force which changes its state of rest or of uniform motion. न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमने दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं। सबसे पहला कंक्लूजन हमें ये बताता है कि फोर्स एक एजेंट है जो आपकी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट, आपकी एक स्टेट जो है वो उसको चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन। आल्सो जितनी भी बॉडीज़ हैं वो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो उनके मैटर की वजह से जो उनके मास की वजह से होती है, और उस प्रॉपर्टी का काम ये होता है कि वो अपनी स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। जिस तरह हमारे पास एक मिसाल है, जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो आपकी बॉडी जब ब्रेक लगाते हो तो है तो गाड़ी स्टॉप होती है या गाड़ी स्लो डाउन होती है, लेकिन आपकी बॉडी एक जर्क फील करती है, आगे की तरफ आपकी बॉडी जैसे अपने आप को फेंकेगी। तो उससे वो जो जिस प्रॉपर्टी की वजह से फेंकती है वो कहलाती है इनर्शिया, और इनर्शिया डिपेंड करता है हर बॉडी की मास पे। एक और एग्जांपल है हमारे पास, अगर एक कार्डबोर्ड का पीस लें, आप एक बॉटल के ऊपर रखें और उस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर आप एक कॉइन रखें, अगर आप स्पीड से उसको कार्डबोर्ड पीस को निकालेंगे तो कॉइन पॉसिबिलिटी है कि नीचे ड्रॉप होगा या अपनी जगह पे ही रुका रहेगा, या बॉटल के ऊपर रहेगा या नीचे ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन आपके कार्डबोर्ड के पीस के साथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्ट करता है वो मोशन को, एक उसकी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया होता है जो प्रॉपर्टी को, बॉडी की प्रॉपर्टी को चेंज होने से रेजिस्ट करता है। तो फर्स्ट जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या है, कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया, force is an agent which produces or tends to produce change in the state of rest or uniform motion of an object. Second, all material objects possess the property of opposing any change in their state of rest or state of uniform motion. This property of matter, by virtue of an object resists a change in its state of rest or motion, is called inertia. Thus, Newton's first law of motion is also called Newton's law of inertia. ये हमारे फर्स्ट जी। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से जो हमने बात समझी है वो ये है कि फोर्स जो है वो बेसिकली आपकी स्टेट को चेंज करती है, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन और स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में, वाइस वर्सा। लेकिन जो सेकंड लॉ है उसमें हम एक्चुअली डिटरमाइन करेंगे कि अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो मोशन करेगी उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है। हम एक नॉर्मल रूटीन में एक बात देखते होंगे कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी मास ज़्यादा होता है, अगर आप उन पर सेम फोर्स अप्लाई करें जो आपने उनसे लाइटर मास ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया है, तो जो लाइटर मास ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। हम न्यूटन के सेकंड लॉ में भी सेम बात को डिस्कस करेंगे। न्यूटन ने एक रिलेशनशिप ड्राइव किया था फोर्स और ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन, इन तीनों चीज़ों के बीच में। तो अगर आप अभी हम मिसाल पर चलते हैं, अगर ये इस तरफ जो लिखी हुई है, अगर फॉर एग्जांपल हम दो बॉल्स लेते हैं, सेम एक फोर्स अप्लाई करते हैं उन पर, एक बॉल है वो है 3 kg का और एक है 6 kg का, तो अगर हम दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो बॉल हैवी मास है जैसे बॉल बी, ये स्लोअर होगा लाइटर मास ऑब्जेक्ट से बॉल ए जिसकी मास कितनी है 3 kg, और एक्सेलरेशन जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे तो ए के अंदर ज़्यादा क्विकली होगी। हाँ, बॉल बी जो है जो हैवी मास है उसको रोकने ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी बनस्पत बॉल ए के। और इधर आकर हम एक रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे न्यूटन्स के सेकंड लॉ से जो हमने हासिल किया है। उसकी स्टेटमेंट है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया एक ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मोशन या अपनी एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा।
दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी भी आपने फोर्स लगाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब होता है कि अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। अगर इसी जगह लिखा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो मतलब आप एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जब हम इधर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स जो है बेसिकली एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन की। आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। लेकिन उसी जगह पर जो मास है, जो बॉडी का मास है, वो जितना ज़्यादा होगा आपकी एक्सेलरेशन उतनी कम होगी। तो मास और एक्सेलरेशन दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास और फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में मिलाएं तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसी को प्रोपोर्शनलिटी की साइन को अगर हम ख़त्म करते हैं तो इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू है, कांस्टेंट को हम शो करते हैं के से। ये एक वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब जब हम इधर देखते हैं तो m इधर डिवाइड कर रहा है, हम m को a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाती है। अब किसी भी सिस्टम की बात या कोई भी यूनिट्स हो, सारी बातों को अलग रखते हैं, लेकिन अगर हम कभी भी किसी यूनिट सिस्टम मतलब एक सिंगल मास सिस्टम पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उधर k की जो वैल्यू है वो होती है k इज इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। k की वैल्यू 1 आ जाती है तो वो f के साथ मल्टीप्लाई हो जाए और m और f इंटू 1 इज इक्वल टू f इज इक्वल टू एम ए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4.1 पे। याद रखें हम जितने भी फार्मूलाज या जिस तरह के भी प्रोसीजर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे इस स्लाइड में, और एक उसको एक और पार्ट है उस स्लाइड में, तो सेम प्रोसीजर और सेम फार्मूलाज ही हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो इतने भी हमारे चैप्टर नंबर 4 में गिवन है वो भी सारे सेम मेथड्स होंगे। तो आए अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। हमें बॉडी का मास गिवन है और हमें बॉडी की एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो हमें आखिर फाइंड क्या करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा के अंदर मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, हमें मालूम क्या करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू एम ए। हमें अगर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हमें m की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है और f हमें मालूम करना है, तो इस फॉर्मूले से हम हमारी जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली हम अप्लाई करते हैं F इज इक्वल टू एम ए। m की वैल्यू कितनी है 50 kg और एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व 5 इंटू 50 kg हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 250 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को अगर हम सिंपल में लिखें तो हम इसको न्यूटन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इक्वल टू है यूनिट ऑफ न्यूटन। हैंस अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है 50 किलोग्राम, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो फोर्स है 250 न्यूटन। Example 4.2. Car of mass 1000 kg traveling at 100 km per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter. Find average deceleration and average braking force. तो बेसिकली एक कार है जो 1000 kg की है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो जब आप उस पर ब्रेक्स या कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से वो आखिर रेस्ट पोजीशन पर आती है। हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है एवरेज डी एक्सेलरेशन, कि किस एक्सेलरेशन से उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होकर रेस्ट पोजीशन पे गाड़ी को लेकर आई, और फोर्स कितनी हमने अप्लाई की। तो सबसे पहले तो हम डेटा लिखेंगे। डेटा के अंदर जो हमें इनिशियली गिवन है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, और हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार को किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से डिवाइड। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए
हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि k की जो वैल्यू है वो है 1000 के बराबर, तो हम 1000 इंटू मीटर लिखते हैं। और फिर और से आर को हम सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे, क्योंकि एक और के अंदर मिनट्स कितने होते हैं 60, और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो हम 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो हमें मिलेंगे 3600। तो इस तरह हमें फाइनली मीटर पर सेकंड में जो स्पीड मिलती है वो है 27.78। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी फाइनली आकर रेस्ट पोजीशन पर रहती है, और रेस्ट में कार की वेलोसिटी कितनी होती है 0 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, एस की वैल्यू हमें गिवन है वो है 40, और हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक एक्सेलरेशन, दूसरा ब्रेकिंग फोर्स। तो सबसे पहले अगर हम फोकस करें तो अगर हमें ब्रेकिंग फोर्स F इजिकल टू एम ए कैलकुलेट करनी है, मास तो गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और आल्सो हमारे पास तीसरी चीज़ है डिस्टेंस। तो अगर हम न्यूटन के जो पीछे मोशन वाले लॉज थे जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़कर आ रहे हैं, अगर हम उनको थोड़ा रिवाइज करें तो एक लॉ है हमारे पास, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। हमें वी एफ मालूम कर लिया हमने, वी आई की वैल्यू गिवन है, टू ए की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है नहीं, वो हमें मालूम करनी है, और एस की वैल्यू हमें गिवन है। तो इसी तरह हम जब फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आती है 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी के बाद हम न्यूटन के जो लॉ हम अभी पढ़कर आ रहे हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर हम इस लॉ के अंदर एफ, इस लॉ से हम रिटार्डिंग फोर्स के आखिर ब्रेकिंग फोर्स कितनी लगी है वो हमें मालूम करनी है, तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं। मास हमें कितनी गिवन है 1000 kg, एक्सेलरेशन अभी हमने आपके सामने मालूम की है वो कितनी है -9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें मिलती कितनी है नेगेटिव 9650 न्यूटन, ये हमें फोर्स मिलती है। एक्चुअली नेगेटिव जो साइन है वो शो करता है कि फोर्स रिटार्डिंग है या फोर्स रोकने वाली है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। उसी तरह जो एक्सेलरेशन में नेगेटिव में मिली हुई है उसका भी मतलब यही है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, उसको एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम करने की है, इसी वजह से उसकी डायरेक्शन को शो करती है नेगेटिव साइन। तो थर्ड लॉ हमें कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आसान उर्दू में हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। न्यूटन का थर्ड लॉ भी कुछ इसी तरह का है। तो अगर आप नोटिस करें, आप अगर एक वुडन टेबल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो या एक ग्लास की टेबल आप सपोज कर लें, एक ग्लास टेबल पर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो टेबल तब तक नहीं टूटेगी जब तक कि आप उसकी रिएक्शन से ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करते। फॉर इंस्टेंस वो रिएक्शन जो ग्लास टेबल दे सकती है मैक्सिमम वो है आपका 50 न्यूटन, और आप उस पर 45 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो टूटेगी नहीं। लेकिन जब आप उस पर 55 या 51 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका ग्लास ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्शन फोर्स जो आपकी है वो उसकी रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा है। इसी तरह मामूली ज़िंदगी में भी आप जितनी भी जगह पर जाएं, अगर आप एक दीवार पर भी कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक रिटर्न देती है जिसकी वजह से आपके हाथ में दर्द होता है। आप एक गन फायर करते हैं, एक तो आपने अगर नोटिस किया तो बुलेट तो आगे जाती है लेकिन आपको एक रिकॉइल आता है, आपको एक झटका आता है पीछे की तरफ। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को अप्लाई करते हुए आपको एक अपोजिट रिएक्शन देता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम बोट की एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। आपने जब भी पैडल किया होगा तो आप पैडल को आगे की तरफ करते हैं तो आप आगे जा रहे थे, लेकिन अगर आप फोकस करें तो आप पानी को पीछे फेंकते हैं जिसकी वजह से आपकी बोट आगे जाती है। उसी जगह पर यही है कि आपने जो एक्शन किया वो क्या किया कि आपने पानी को पीछे फेंका और रिटर्न में आपको रिएक्शन क्या मिला, आपकी बोट आगे गई। अब उसी जगह पर अगर हम एक वुडन टेबल पर एक डिस्कस करते हैं, बुक को अगर आप रखते हैं तो बुक के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं।
एक तो ग्रेविटी फोर्स जो उसके वेट की वजह से, उसके वजन की वजह से उसको अपनी तरफ खींच रही है, ज़मीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, एक तो उसकी ग्रेविटी फोर्स है। दूसरी उसकी रिपल्सिव फोर्स है कि जो टेबल उसको रिपल्स रिएक्शन में लगा रही है उसको ऊपर फेंकने के लिए, तो उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। मास बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर है एक बॉडी के अंदर, कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो मास है वो कितना है। और उसी जगह पर अगर आप वेट को कंसीडर करें तो वेट एक फोर्स है कि जिस फोर्स से आपका जो मास है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। W इज इक्वल टू एम जी, ये इधर हमारे पास वेट का फॉर्मूला है। लेकिन आपका जो वेट है वो कंसीडर करता है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स पर। अगर आप ज़मीन से कहीं और जाएंगे या किसी भी ऊपर या नीचे हाइट पर आएंगे तो आपका वेट तो वेरी कर सकता है, लेकिन आपकी जो मास है वो हमेशा सेम रहेगी। मास इनर्शिया को मेजर करने में भी हेल्प करता है, और मास एक वजह होता है बॉडी की इनर्शिया का। आपका जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगा। आल्सो हम मास से फोर्स और एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें इसकी भी हेल्प करता है। उसके बाद मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, जैसा कि मैं कह चुका हूँ मास आपका हर जगह सेम रहता है। वेट आपका चेंज होता है क्योंकि वेट का जो एक्चुअल लिंक है वो आपकी ग्रेविटी से होता है। मास तो आप चांद पर भी चले जाएं तब भी आपका मास सेम ही रहेगा, लेकिन उधर आपके वेट चेंज हो जाएगा। अगर आप ज़मीन से थोड़ा ऊपर नीचे होंगे तो भी आपका मास तो सेम रहेगा लेकिन आपका वेट चेंज होगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट है किलोग्राम। उसी जगह पर जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड अर्थ, अर्थ हो या कोई भी, अगर आप मून पर खड़े हैं तो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट होती है। उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन वेट का। जी, तो अगर हम मास और वेट को ही अगर कंसीडर करते हैं, एक ही सिंपल मास को अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर या दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर एक मास की वेट कितना है। अर्थ क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है 9.81, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 kg, तो उसका वेट कितना है 98 न्यूटन। और अगर इसी मास को अगर हम मून पर लेकर जाते हैं जिधर उसकी जो वेट है वो है हमारे पास कितना आता है 16। क्यों? क्योंकि मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.6। तो जब हम मास और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। मास कितनी है आपके पास 10 kg और जी की वैल्यू कितनी है 1.6, तो आपको जो वेट है वो आपको मिलेगा 16 न्यूटन। उसी के बाद अगर आप स्पेस के अंदर अगर आप उसका वेट मालूम करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती नहीं है। और इसकी वजह से ही वेट जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, और मास जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। थैंक यू। आपको अगर फिर भी कोई सवाल हमसे पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है आपको, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और दूसरी बात, इस स्लाइड में हमने जितने भी टॉपिक्स कंसीडर किए हैं इसी तरह के ही प्रॉब्लम्स, इसी तरह के ही फॉर्मूलाज और इसी तरह के ही क्वेश्चंस भी आपके गिवन हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के एंडिंग में। तो आप अगर इसी स्लाइड को कंसीडर करते हुए उन आंसर्स को भी सॉल्व करना चाहें तो आपके आसानी से हो सकते हैं। थैंक यू।